नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा था आपका ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे जीन का रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रेगुलेशन जो होता है जीन का ट्रांसलेशन के लेवल पे कैसे होता है। आप सबको पता है पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा देन ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे हमने जीन का रेगुलेशन पढ़ लिया, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि ट्रांसलेशन के लेवल पे, यानी कि ट्रांसलेशन जब हो रहा है उस टाइम पे, और ट्रांसलेशन के बाद यानी कि प्रोटीन जब बन गया उसके बाद किस किस चीज़ की मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्या चीज़ें उसमें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं कि प्रोटीन अच्छे से स्टेबल रहे, जिस चीज़ की ज़रूरत है वही प्रोटीन बने। ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइडेड होती हैं। तो आज इस लेक्चर में हम यही कवर करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम चैनल या टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो रेगुलेशन मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना। कि जैसे कोई चीज़ आप घर में पका भी रहे हैं, ठीक है, कुकिंग कर रहे हैं, तो आप ये इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए या लेस कुक ना रहे, वो अच्छे से पका रहे ताकि आपको खाने में अच्छा लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही काम रेगुलेशन में होता है कि जो यहाँ पे प्रोसेस है ना, जैसे mRNA से क्या DNA से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन होके mRNA बन रहा है। इस mRNA से फिर प्रोटीन बनेगा। तो ये ध्यान रखा जाता है ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो, कोई इनमें गड़बड़ ना हो, क्योंकि ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो कई तरीके के ऑटो इम्यून डिजीज़, जेनेटिक डिजीज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका ध्यान रखा जाता है। तो रेगुलेशन की बात की जाए, जो रेगुलेशन होता है ट्रांसलेशन लेवल पे और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं, क्रिटिकल प्रोसेस होता है जो कि कब होता है, आफ्टर mRNA हैज़ बीन ट्रांसक्राइब्ड एंड ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन। ये प्रोसेस कब होता है, जब mRNA DNA से mRNA बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और प्रोटीन का ट्रांसलेशन होना होता है। ये जो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होगा, ये इंश्योर करता है कि प्रोटीन जो है बहुत अच्छे तरीके से सिंथेसाइज हो, मतलब कि प्रोटीन अच्छे से बने, उसमें फोल्डिंग हो। आप सबको पता है प्रोटीन इस तरीके से बन गया, लेकिन असल में प्रोटीन 3D और स्ट्रक्चर में, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो ये फोल्डिंग बहुत अच्छे से हो, मॉडिफाइड हो और लोकलाइज्ड विद इन सेल के अंदर पाया जाए। अल्टीमेटली अफेक्ट देयर फंक्शन एंड स्टेबिलिटी, अल्टीमेटली उनका फंक्शन और स्टेबिलिटी को अच्छे से ये प्रोवाइड करे। मतलब पूरा इंश्योर करना कि जो है प्रोटीन बना अच्छे से, उसकी फोल्डिंग अच्छे से हुई, उसमें मॉडिफिकेशन जो भी आपको करना था वो अच्छे से हुआ। अभी आप मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें आप एसिटाइलेशन, मेथाइलेशन, ये सारे मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, और अल्टीमेटली प्रोटीन फंक्शन से अच्छे से करे और स्टेबल रहे। मतलब प्रोटीन की अगर एक बार फोल्डिंग हो गई तो ऐसा नहीं कि हमेशा ये खुल जाए, इसी वजह से इसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है, फोल्डिंग अच्छे से हो जाए और सही फोल्डिंग हो। क्योंकि मिसमैच फोल्डिंग होती है तो उसकी वजह से आपको कई सारे अल्जाइमर्स डिजीज ये प्रोटीन की मिस फोल्डिंग की वजह से ही होते हैं। ठीक, तो इन सब का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे एक डायग्राम मैंने दिखाया है कि यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ ख़त्म करिए आप, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, अब क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन होना है। तो ट्रांसलेशन होने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि ट्रांसलेशन अगर अच्छे से मैच हो गया तो ट्रांसलेशन होगा, चॉप्ड अप हो जाएगा, और नहीं होगा तो ट्रांसलेशन को रोक दिया जाएगा। ठीक है, mRNA के बेसिस पे कुछ मॉडिफिकेशन किए जाएंगे ट्रांसलेशन के बाद, उसको आप पढ़ेंगे, जिसमें फॉस्फोराइलेशन वगैरह आते हैं, ग्लाइकोसाइलेशन, यूबिक्विटिनेशन, कई सारे डाइसल्फाइड एसिटाइलेशन, कई सारे फंक्शन आएंगे, अभी आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलेशन कैसे ट्रांसलेशन लेवल पे किया जाता है तो इसको देखिए। तो ट्रांसलेशन लेवल पे आप सबको पता है इनिशिएशन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है, राइबोसोम की ज़रूरत पड़ती है, टीआरएनए एमआरएनए की ज़रूरत पड़ती है। प्रोकैरियोट में साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस होना चाहिए और उसका उल्टा एंटी साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस होना चाहिए। ये आपका होना चाहिए mRNA पे एंटी वाला, और साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस टीआरएनए पे, mRNA पे साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस, टीआरएनए पे उसका उल्टा एंटी वाला साइन डेल्गार्नो सीक्वेंस होना चाहिए, तभी इनका इनिशिएशन होगा, स्टार्ट होंगे। अगर ये सही से अटैच नहीं हुआ तो ये मार्क कहीं भी आपको दिखे पूरे बायोलॉजी में, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को रोक देना, स्टॉप करना। या आपको हॉल्ट भी लिखा दिख सकता है या इनहिबिट करना, कई सारे नामों से आपको दिख सकता है।
तो अगर प्रॉपर इनका अटैचमेंट नहीं हुआ तो इनको स्टॉप कर दिया जाता है या हॉल्ट या क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। यही काम यहाँ पे भी है कि अगर इनका सीक्वेंस अच्छे से नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को यहाँ तक तो हो गया सारी चीज़ें, अब जो फैक्टर्स आके लगते हैं, अगर इनिशिएशन फैक्टर भी अच्छे से नहीं आके लगा तो ये प्रोसेस रोक दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ़ नॉट अप्रोप्रिएट स्टार्ट कोडॉन, इफ़ नॉट इनिशिएटर टीआरएनए। अगर इनिशिएटर टीआरएनए नहीं है तो भी, यहाँ पे देखिए सब कुछ है लेकिन टीआरएनए ही नहीं है। मतलब ये जो टीआरएनए आपका आना था, जो आपका एंटी कोडॉन लेके आता, ये टीआरएनए यहाँ पे नहीं है, इस वजह से रोक दिया गया यहाँ पे। और यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्या नहीं है, स्टार्ट कोडॉन नहीं है, इस वजह से इसको रोक दिया गया। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब एक एक करके देखते हैं रेगुलेशन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इनिशिएशन फैक्टर की, अगर यूकैरियोट में बात करें तो इनिशिएशन फैक्टर क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर, यूकैरियोट इनिशिएशन फैक्टर्स कई सारे होते हैं, मोस्टली 10 होते हैं। और यूकैरियोट में क्या होते हैं, IF1, IF2, ठीक, ये यहाँ पे होते हैं। यूकैरियोटिक इनिशिएशन में क्या होता है, ये बाइंड करेंगे mRNA के 5 प्राइम कैप से और फिर वहाँ पे राइबोसोम आएगा और इनिशिएशन का मतलब ट्रांसलेशन का इनिशिएशन होगा, स्टार्ट होगा। रेगुलेशन जो होता है EIF1 एक्टिविटी का, ये रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस को, कि कितनी तेज़ी से होना है, कितने धीरे से होना है, किसी चीज़ की रेट को, दर को ये क्या करता है, इंश्योर करता है। तो होपफुली इनिशिएशन फैक्टर की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ट्रांसलेशन में उसके बाद ये सारी बातें मैंने आपको बहुत बार बताई हैं, ठीक है। अब आता है आपका RNA बाइंडिंग प्रोटीन। RNA बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या होता है, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है जिसमें आपका यूकैरियोट में कोजक सीक्वेंस होता है और आपके प्रोकैरियोट में साइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है, उससे आके ये बाइंड होंगे, ठीक है। वैसे बेसिकली हम लोग जो ये मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं ये यूकैरियोट के लेवल पे पढ़ते हैं, प्रोकैरियोट में हम लोग केवल ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे पढ़ते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे यूकैरियोट का दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि RNA जो है बाइंड करता है स्पेसिफिक सीक्वेंस mRNA पे, UTRs पे, अनट्रांसलेटेड रीजन पे ये पाए जाते हैं, और रेगुलेट करता है इनिशिएशन और इलोंगेशन का, किसका, ट्रांसलेशन का। और ये प्रमोट करेंगे या इनहिबिट करेंगे ट्रांसलेशन को जैसी की ज़रूरत होगी। अगर सही सारी चीज़ की बाइंडिंग हुई है तो आगे प्रोसेस चलेगा, नहीं हुई है तो रोक दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा, हॉल्ट कर दिया जाएगा या इनहिबिट कर दिया जाएगा, ठीक। इसका मतलब होता है इनहिबिट करना, रोक देना, ठीक। RNAi, जिसको कि RNA इंटरफेरेंस भी कहते हैं, इसी चीज़ में यूज होते हैं। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, mRNA, माइक्रो RNA या स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA। इंटरफेरेंस से मतलब ये है कि रोकने का काम करेंगे, इंटरफेयर करेंगे आपके मैटर में, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होता है mRNA पे, मतलब ये mRNA है, इस पे AUG है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस इस तरीके से आके बाइंड कर जाएंगे, डिग्रेड कर देंगे mRNA को, इनहिबिट कर देंगे, और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। कैसे, देखिए इस तरीके से mRNA है, यहाँ पे miRNA अगर परफेक्टली मैच हो गया तो चॉप्ड अप हो जाएगा, मतलब ये टूट जाएगा। और mRNA से अगर ये परफेक्टली मैच नहीं हुआ, छोटा सीक्वेंस होता है, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा। यही बात यहाँ पे बताई गई, यही डायग्राम मैंने यहाँ पे भी दिया था। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे क्या क्या रेगुलेशन होता है, इनिशिएशन फैक्टर अच्छे से होना चाहिए, RNA की बाइंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, RNA बाइंडिंग प्रोटीन अच्छे से होने चाहिए, फैक्टर्स सारे अच्छे से बाइंड होने चाहिए, और RNAi, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो RNAi के द्वारा इनको रोक दिया जाता है, RNA इंटरफेरेंस के द्वारा, जो कि दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्मॉल RNAs और जिसको कि miRNA कहते हैं, दूसरा होता है स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA जिसको कि siRNA कहते हैं। 1 और 2 miRNA और siRNA, ठीक। होपफुली दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक। बात करते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। मतलब पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कब होगा, जब इस तरीके से यहाँ पे क्या हो, ये प्रोसेस आगे बढ़े और इस तरीके से प्रोटीन बन जाए, ठीक है। अब प्रोटीन बनने के बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। वो मॉडिफिकेशन क्यों किए जाते हैं, ताकि प्रोटीन अच्छे से स्टेबल रहे, उसका इंटरैक्शन अच्छे से हो, सेल स्टेबिलिटी हो, ठीक है, और उसका सेल के साथ इंटरैक्शन अच्छे से हो, ये सारी चीज़ें, उसकी एक्टिविटी अच्छी हो, सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। और ये इस तरीके का मॉडिफिकेशन इनमें किया जाता है। ये आपका राइबोसोम है, ठीक है, ये राइबोसोम था,
राइबोसोम से आपका प्रोटीन बन गया। अब इस प्रोटीन को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, प्रोटीन बन गया। प्रोटीन मॉडिफिकेशन में एक एक करके मैं बता देती हूँ। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ऐड किया जाता है इस तरीके से फॉस्फेट ग्रुप। काम अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, ठीक है, पहले मैं बता दूं किस तरीके से। ग्लाइकोसाइलेशन में क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे ग्लाइकोसाइलेशन में ग्लाइकोजन ग्रुप ऐड किया जाएगा। यूबीक्यूटिनेशन, यहाँ पे यूबीक्यूटिन इस तरीके से एडिशन होगा, ठीक है। फिर आपका होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। प्रोटीन से इस तरीके से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक। एसिटाइलेशन में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप इस तरीके से एडिशन होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल ग्रुप इसी तरीके से, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। इस तरीके से इनको मॉडिफाई किया जाता है। अब ये जब ऐड हो जाएंगे तो इनमें कुछ और चेंज आ जाएगा। अब ये एडिशन कहाँ पे होता है इसको समझिए थोड़ा सा, मैं जूम करती हूँ। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एडिशन होता है फॉस्फेट ग्रुप का अमीनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड से इस तरीके से प्रोटीन मिलके बना है, इसका एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, ठीक है। तो इसके अमीनो एसिड रेजिड्यू से, किस अमीनो एसिड से, या तो वो सेरीन होगा, या तो थ्रियोनीन होगा, या टायरोसिन होगा। इस अमीनो एसिड से ये अटैच होगा। और किसकी हेल्प से, प्रोटीन काइनेज की हेल्प से। प्रोटीन काइनेज की हेल्प से यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप को इस तरीके से अटैच किया जाएगा। और ये फॉस्फेट ग्रुप या तो सेरीन, या तो थ्रियोनीन, या टायरोसिन अमीनो एसिड से ही अटैच होगा। और ये क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन क्या करता है, अल्टर कर देता है प्रोटीन की एक्टिविटी को बदल देगा, अल्टर कर देगा उसकी स्टेबिलिटी को, और उसका इंटरैक्शन किसी और मॉलिक्यूल के साथ, प्रोटीन किसी और के साथ इंटरैक्ट करना चाहता है तो उसमें ये हेल्प करेगा, ये इसका काम है। देन होता है एसिटाइलेशन। अब एसिटाइल ग्रुप मैंने बताया प्रोटीन में इस तरीके से एसिटाइल ग्रुप आके अटैच किया जाएगा। ये एसिटाइल ग्रुप कहाँ किससे अटैच होता है, लाइसिन रेसिड्यू से, लाइसिन से आके अटैच होगा। रेसिड्यू इसलिए बोला जा रहा है कि जब लाइसिन इससे आके अटैच होगा तो यहाँ से क्या होगा, और दूसरा कंपाउंड तो H2O निकलेगा। इसी वजह से यहाँ रेसिड्यू कहा जाता है हमेशा अमीनो एसिड को, क्योंकि अमीनो एसिड को कंबाइन करने पे H2O बाहर निकलता है, इस वजह से इनको रेसिड्यू कहा जाता है। मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी। वहाँ पे क्या था, सेरीन, थ्रीनियन और ट्रिप्टोफान से अटैच हो रहा था, यहाँ पे लाइसिन रेसिड्यू से अटैच होगा और एसिटाइल ट्रांसफरेज की मदद से। और ये क्या करता है, प्रोटीन के फंक्शन को, उसकी स्टेबिलिटी को और सबसेलुलर लोकलाइजेशन, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ा देगा प्रोटीन के फंक्शन को, और सेल के अंदर जो उसका ट्रांसफर होना है प्रोटीन का, सब सेलुलर लोकलाइजेशन कहीं भी जाना है उसमें हेल्प करेगा। देन आता है आपका ग्लाइकोसाइलेशन। अगर मैं ग्लाइकोसाइलेशन की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से ये वाला ग्रुप आके प्रोटीन से अटैच हो जाएगा, ठीक। एडिशन होता है ऑलिगोसैकेराइड चेन का, मतलब आप सबने ग्लूकोज पढ़ा होगा तो ग्लूकोज में मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड आपने पढ़ा। तो ऑलिगोसैकेराइड क्या होता है, 1 से 10 ग्लूकोज का सीक्वेंस होता है। ये सीक्वेंस आके अटैच होगा किससे, एस्पराजीन से। एस्पराजीन इज अमीनो एसिड, उसके एन से लिंक होगा, ठीक है, या सेरीन या थ्रियोनीन के ऑक्सीजन से लिंक होगा, ऑक्सीजन से। यहाँ पे आता नाइट्रोजन से, आपको मैंने बताया था कि इस तरीके से NH3 और ये आपका हो गया COOH, और यहाँ पे आपका H या कुछ भी CH2, इस तरीके से आपका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है। तो N यहाँ पे आता है और N टर्मिनल, C टर्मिनल आता है। तो N टर्मिनल से या O टर्मिनल से आके अटैच होगा। ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए, प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए इस तरीके के स्ट्रक्चर में, इससे इसको बनाने के लिए, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, सेल के साथ इंटरैक्शन के लिए, एक सेल का दूसरे सेल के साथ इंटरैक्शन के लिए बहुत ज़रूरत होती है, ठीक। देन होता है यूबीक्यूटिनेशन। यूबीक्यूटिनेशन क्या प्रोसेस है, यूबीक्यूटिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन को तोड़ा जाता है, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको कि प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन भी कहते हैं। ये आपको थोड़ा अभी आगे डिटेल में पढ़ना है। इसमें क्या होता है, अटैच किया जाता है यूबीक्यूटिन मॉलिक्यूल्स को लाइसिन रेसिड्यू से, लाइसिन से, ठीक है, लाइसिन से आके इस तरीके से यूबीक्यूटिन को अटैच कर दिया जाएगा। ये प्रोटीन टारगेट करते हैं किसका, डिग्रेडेशन करेंगे प्रोटियोसोम के द्वारा, ठीक है, और एक्टिविटी और लोकलाइजेशन में हेल्प करेंगे। अभी आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर मिथाइलेशन किया जाता है, मिथाइल ग्रुप ऐड किया जाएगा लाइसिन या अर्जिनिन रेसिड्यू से, मिथाइल ट्रांसफरेज की हेल्प से। और मिथाइलेशन क्या करता है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन, जीन एक्सप्रेशन और सिग्नलिंग पाथवे। सिग्नलिंग पाथवे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है, कैसे सिग्नल मिलना है उस चीज़ में ये हेल्प करेंगे, ठीक। यहाँ पे एक और मैंने डायग्राम दिया है। इस तरीके से क्या होता है, अटैचमेंट की जाती है प्रोटीन में, एस्टाइल ग्रुप का, फॉस्फोरिल ग्रुप का, यूबिक्यूटिनेशन, मिथाइलेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक।
ये देख रहे हैं ग्लाइकोसाइलेशन में कुछ 8 से 10 आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये ग्लूकोज है, ठीक है, से 6H12O6, ये इसी की सीरीज जुड़ी हुई है। आप सबको पता है इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ग्लूकोज का ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इस तरीके से ये अटैच होते हैं। ये सब आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा ग्लूकोज में। अब हम पढ़ने वाले प्रोटीन की फोल्डिंग के लिए मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग क्या होता है? प्रोटीन फोल्डिंग एक अच्छा क्रिटिकल प्रोसेस है जहाँ पे सेल को न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन को फोल्ड करके, मतलब जो प्रोटीन बनता है तो इस तरीके से बनता है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना होता है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये काम होता है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स के। ये क्या होता है? क्लास ऑफ प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के कुछ क्लासेस होते हैं जो क्या करते हैं? मिस फोल्डिंग को प्रिवेंट करते हैं कि फोल्डिंग करेक्ट हो, ठीक है, और असेंबली और डिसअसेंबली में हेल्प करते हैं। अगर प्रोटीन को कहीं ज़रूरत है लगने की, असेंबल होने की, तो उसमें हेल्प करेंगे, और डिसअसेंबली में हेल्प करते हैं। ये रहा प्रोटीन का फोल्डिंग। प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई। अभी प्रोटीन क्या है? अनफोल्डेड है, अभी प्रोटीन अनफोल्डेड है। ये आके चैपरॉन इस तरीके से इससे अटैच होंगे, इस तरीके से आके चैपरॉन इनका स्ट्रक्चर होता है, अटैच होंगे। यहाँ पे प्रोटीन इनके अंदर आएगा, ये प्रोटीन को फोल्ड करेंगे, और प्रोटीन फोल्ड हो जाएगा, डिसअसेंबली कर देंगे और रिमूव हो जाएंगे, ठीक। जब जरूरत होगी आके लगेंगे, फिर काम करके अपना बाहर निकल जाएंगे, ठीक। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद ये फोल्डिंग करने का काम करते हैं। मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं? बाइंड करते हैं अनफोल्डेड या पार्सली फोल्डेड प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड चेन में। इम्प्रॉपर इंटरेक्शन और एग्रीगेशन से बचाते हैं, प्रॉपर फोल्डिंग करते हैं, करेक्ट फोल्डिंग करते हैं, फेवरेबल इन्वायरमेंट इनको प्रोवाइड करते हैं, नॉन प्रोडक्टिव इंटरेक्शन को रोकते हैं, जरूरत नहीं है तो इंटरेक्शन नहीं होगा। असेंबली और डिसअसेंबली मैंने बताया, आके अटैच होंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग हो जाएगी और ये डिसअटैच हो जाएंगे, ठीक। ये जो चैपरॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स, बेसिकली आप 3 पढ़ लीजिए, 3 टाइप के होते हैं। पहला हो गया आपका HSP70 फैमिली, सेकंड होता है HSP60 फैमिली। इस H का फॉर्म HSP को मतलब क्या कहा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। HSP को क्या कहा जाता है, लिख लीजिएगा आप, हीट शॉक प्रोटीन। फुल फॉर्म आप सबको जानने की बहुत ज़रूरत है। तो ये HSP हीट शॉक प्रोटीन 70, हीट शॉक प्रोटीन 60 और हीट शॉक प्रोटीन 90 फैमिली होती है। इनका सबका अलग अलग काम होता है, कुछ प्रोकैरियोट में, कुछ यूकैरियोट में पाए जाते हैं। जैसे HSP70 का क्या काम होता है? ये हाइड्रोफोबिक रीजन में बाइंड करता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है, जो आप पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, उसकी लिपिड जो पाया जाता है वो हाइड्रोफोबिक हो, मतलब वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, तो वहाँ पे उस रीजन पे बाइंड करेंगे। अनफोल्डेड प्रोटीन को क्या करेंगे? एग्रीगेट नहीं होने देंगे, मतलब जो अनफोल्डेड प्रोटीन है उनको एग्रीगेट नहीं होने देंगे और उनको फोल्डिंग के लिए फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। ATP डिपेंडेंट, मतलब ATP की इसमें ज़रूरत होती है, ATP का हाइड्रोलिसिस होता है तभी ये काम होता है, मतलब ATP आके इनसे बाइंड होगा, चैपरॉन लगेंगे तब ये काम होगा, ठीक है। HSP60 क्या होता है? इसको चैपरोनिन फैमिली भी कहा जाता है। ये क्या होता है? इनमें ग्रोइयल और ग्रोइएस 2 कंपोनेंट होते हैं जो कि बैक्टीरिया में यानी कि प्रोकैरियोट में पाए जाते हैं, और देन CT और TRIC यूकैरियोट में पाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इनका बस नाम याद रख लीजिए। इनका फंक्शन क्या होता है? बैरल लाइक, इस तरीके का बैरल लाइक स्ट्रक्चर ये बनाएंगे। सॉरी, बैरल आपने ये देखा होगा, इस तरीके से टब्स वगैरह बैरल्स होते हैं, ये बाल्टी टाइप के होते हैं, टब आप कह सकते हैं, इस तरीके के होते हैं। ये इस तरीके से बैरल का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, बैरल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। और जो प्रोटीन को मान लीजिए कोई मिसफोल्ड या कुछ गड़बड़ हो गया तो इस तरीके से बैरल लाइक स्ट्रक्चर इनकैप्सुलेट करेंगे, इसके अंदर प्रोटीन को लाएंगे, अलग एक इन्वायरमेंट में इसको करेक्ट करेंगे और बाहर निकाल देंगे। यही बात यहाँ पे कही गई है कि बैरल लाइक स्ट्रक्चर को इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कैप्सूल में बंद कर देना। आप सबने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई कैप्सूल में रहते हैं, घर, कैप्सूल एक घर टाइप का होता है, ठीक है। बंद करेंगे, अनफोल्डेड प्रोटीन को फोल्ड करेंगे और सही करके बाहर भेज देंगे। ये भी क्या होता है? ATP डिपेंडेंट होता है, ATP की ज़रूरत पड़ती है इसको, इस काम को करने के लिए, ठीक है। देन HSP90 फैमिली की मैं बात करूं तो इनका फंक्शन क्या होता है? फोल्डिंग और स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, सिग्नलिंग पाथवे में हेल्प करते हैं। जब सिग्नलिंग आप पढ़ा होगा आपने कि कैसे किसी मॉलिक्यूल को मान लीजिए अगर न्यूक्लियस के अंदर जाना तो उसके ऊपर NLS, ठीक है,
न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होना चाहिए कि मुझे न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तभी वो अंदर जा नहीं पाएगा। ठीक, ये भी क्या होता है, एटीपी डिपेंडेंट कन्फर्मेशनल चेंज करते हैं, कुछ चैपरॉन के साथ मिलकर ये काम करेंगे। तो होपफुली चैपरॉन आपको समझ में आ गया होगा कि चैपरॉन बोलिए या चैपरॉन्स, जो भी आप प्रोनाउंस करिए इसको, सब सही है। इंटरसेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन पढ़ना आपको वाया यूबिक्विटिनेशन। अभी यूबिक्विटिनेशन मैंने पढ़ाया था यहाँ, जब यहाँ पे मैंने ये पढ़ाया था आपको कि किस तरीके से इनमें मॉडिफिकेशन होता है। उसके बाद तो यूबिक्विटिनेशन क्या करता है, प्रोटीन डिग्रेडेशन, प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है। जरूरी नहीं प्रोटीन को हमेशा बनने की जरूरत पड़े, उसको तोड़ने की भी जरूरत पड़ती है। तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है वाया किसके द्वारा, यूबिक्विटिनेशन के द्वारा। अब यूबिक्विटिनेशन क्या है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन या यूबिक्विटिनेशन जो होता है फंडामेंटल प्रोसेस होता है यूकैरियोट का। किसका, यूकैरियोट सेल का, जो ये इंश्योर करता है कि टर्नओवर जो प्रोटीन का, मतलब कितना प्रोटीन आ रहा है कितना जा रहा है। टर्नओवर का मतलब आप समझते होंगे, जरूर आपने सुना होगा कि आपका टर्नओवर कितना, मतलब आप कितना माल खरीदते हैं कितना बेचते हैं। ठीक है, इस तरीके की चीजें रेगुलेट करना सेलुलर प्रोसेस को। और प्रोटीन के अंदर होम्योस्टेसिस, मतलब प्रोटीन के अंदर सारी चीजें बैलेंस रहें। होम्योस्टेसिस का मतलब यही होता है कि आपके बॉडी के अंदर सारी चीजें बैलेंस में रहें। इस चीज को ये क्या करता है, इंश्योर करता है। इस तरीके का डिग्रेडेशन होता है। मान लीजिए ये प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन से आके क्या होगा, यूबिक्विटिन इस तरीके से बाइंड होगा, जो कि कई टाइप का होता है, E1, E2, E3। इस तरीके से आके यूबिक्विटिन यहाँ से अटैच हो जाएगा। प्रोटियोसोम इस तरीके की एक मशीन होती है, इसके अंदर इसको भेजा जाएगा, इस तरीके से गया और ये इस तरीके से पेप्टाइड के फॉर्म में फिर ये टूट के बाहर आ जाएगा। इस तरीके का काम करता है। ठीक है, प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन की आप और बात करें तो क्या होता है, ये रहा आपका प्रोटियोसोम्स, जो कि क्या होता है, एक मशीनरी है, अभी इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इस तरीके से पाया जाता है, ऊपर ऐसे ढक्कन इसमें लगा होता है, ठीक है, नीचे भी ढक्कन लगा होता है, इस तरीके का मशीन होता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे आपका जो यूबिक्विटिन है वो प्रोटीन से आके इस तरीके से अटैच होगा सबस्ट्रेट से, इसको इसके अंदर भेजा जाएगा और इस तरीके से तोड़ के इसको बाहर कर देगा। इसके टाइप वाइप सब पढ़ेंगे, काम आपको समझ में आ गया। यूबिक्विटिन अटैचमेंट क्या होता है, यूबिक्विटिन क्या होता है, स्मॉल प्रोटीन होता है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। आपने केमिस्ट्री में इतना तो बेसिक पढ़ा होगा कि कोवैलेंट नॉन कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच होता है और टारगेट करता है प्रोटीन को, जिसमें कई सारे एंजाइम आके अटैच होते हैं। ठीक है, यूबिक्विटिन लाइगेज लगता है अटैच करने के लिए, मतलब अगर ये प्रोटीन है, ठीक है, ये प्रोटीन है, इससे यूबिक्विटिन को अटैच होना है तो इसके लिए लाइगेज, आप सबको पता है, आप सबने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा, वहाँ भी लाइगेज क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ लाइगेज की जरूरत पड़ेगी। और वो लाइगेज क्या होते हैं, कई टाइप के होते हैं, E1, E2 और E3। ठीक है, एंजाइम जो है लाइगेज E3 लाइगेज आके स्पेसिफिक साइट से प्रोटीन के बाइंड करेगा और यूबिक्विटिन E2 क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा एंजाइम को लाइसिन रेसिड्यू से। कहाँ पे, लाइसिन रेसिड्यू से, प्रोटीन के लाइसिन रेसिड्यू से। इस तरीके से E1 आएगा, ATP लगेगा, E1 से यूबिक्विटिन, फिर E2 से, इस तरीके से E2 आया, इससे यूबिक्विटिन, और ये यहाँ पे यूबिक्विटिन इस तरीके से बाइंड होगा। कहाँ पे, लाइसिन जो अमीनो एसिड है, पूरे इसमें प्रोटीन में इस तरीके से अमीनो एसिड भरे हुए हैं। इस तरीके से लाइसिन से आके ये बाइंड होगा, ठीक है, और अपना परफॉर्म करेगा। यूबिक्विटिन चेन का फॉर्मेशन होता है। चेन का फॉर्मेशन आपने देखा, ये इस तरीके से पूरी चेन बनती चली जाती है। यहाँ पे चेन का फॉर्मेशन होगा, कई सारे यूबिक्विटिन अटैच होंगे प्रोटीन सिंगल मॉलिक्यूल से, मोनो यूबिक्विटिनेशन और पॉली यूबिक्विटिनेशन। ठीक है, लाइसिन रेसिड्यू से आके अटैच होंगे। डिफरेंट टाइप के यूबिक्विटिन लाइगेज पाए जाते हैं, जैसे K48, K63। ये डिफरेंट फंक्शन और आउटकम को काम करते हैं। ठीक है, रिकॉग्निशन होगा प्रोटियोसोम्स का। अब प्रोटियोसोम क्या करते हैं, ये पॉली यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन है, यानी कि इस तरीके से जहाँ पे यूबिक्विटिन अटैच हो गया उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और ये प्रोटियोसोम आके बाइंड होगा उससे। लार्ज मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। ठीक है, जो प्रोटियोसोम्स होते हैं वो अनफोल्ड करते हैं टारगेट प्रोटीन को, ट्रांसलोकेट करते हैं सेंट्रल चैम्बर में और प्रोटियोलिसिस करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, अपने इसको लेंगे, इसको अपने अंदर डालेंगे, ट्रांसलोकेट करेंगे, तोड़ के बाहर कर देंगे। ठीक है, होपफुली इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि क्या क्या हुआ प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन में। अब थोड़ा सा प्रोटियोसोम समझ लीजिए कि क्या होता है। ये जो प्रोटियोसोम होता है ना, ये प्रोटियोसोमल स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोटियोसोम 20S कोर प्रोटीन पार्टिकल कैप्ड एट 1 और बोथ एंड 90S रेगुलेटरी प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है,
इस तरीके से 26 का होता है, इस पर 90 का कैप और 90 का कैप इस तरीके से लगा होता है। यही बात यहाँ पे बोली गई है। ये 20s कोर पार्टिकल, कोर जो इसका ये वाला पार्टिकल है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, वो 20s होता है और कैपिंग इस पे 90s की इस तरीके से पाई जाती है और ये 26s प्रोटियोजोम बनाता है। जो 90s होता है रेगुलेटरी पार्टिकल होता है, बाइंड करता है पॉलीयूबिक यूनाइटेड प्रोटीन से, मतलब ये वाले से आके बाइंड करेगा, इस तरीके से बाइंड करेगा, अपने अंदर ले जाएगा और तोड़ के बाहर कर देगा। ठीक है, अनफोल्ड करता है, मतलब इस तरीके से ये फोल्डिंग रहती है प्रोटीन की, उसको इस तरीके से सीधा करेगा और तोड़ के बाहर कर देगा। ठीक, यही बात यहाँ पे बोली गई है। डिग्रेडेशन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो एक बार जब इनसाइड द प्रोटियोसोम द स्मॉल अनफोल्डेड प्रोटीन इज क्लीव्ड इनटू स्मॉल पेप्टाइड बाय प्रोटियोलिटिक एंजाइम एक्टिविटी 20s कोर पार्टिकल, इस 20s के द्वारा अंदर जाएगा और तोड़ के बाहर कर दिया जाएगा। दीज पेप्टाइड्स आर देन रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म। फिर ये पेप्टाइड क्या होंगे, पेप्टाइड टूट जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से बना था, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा और फर्दर इसका डिग्रेडेशन होता है अमीनो एसिड का और ये रिसाइकल होते हैं सेल में। ठीक, तो होपफुली आपको प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन समझ में आ गया होगा। एक प्रोसेस आपको और पढ़ना, साइलेंसिंग, जो मैंने ऊपर भी बताया, आरएनए इन्फ्रेंस के द्वारा एमआरएनए की जीन की साइलेंसिंग, मतलब जीन को साइलेंट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल के बाद होता है, यूकैरियोट सेल में होता है। इसमें स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स लगते हैं जिसमें कि प्राइमरली एमआईआरएनए, जिसको माइक्रो आरएनए कह रहे हैं, और एसआईआरएनए का यूज़ किया जाता है। ये साइलेंसिंग को क्या करते हैं, एमआरएनए टारगेट एमआरएनए से जाके बाइंड होंगे, उनको डिग्रेड करेंगे या रिप्रेस कर देंगे। मतलब जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे, इस तरीके से टारगेट एमआरएनए है, इससे आके ये स्मॉल एमआईआरएनए स्टार लगा है, एसआईआरएनए इस तरीके से आके बाइंड होगा और इसको रोक देगा। इसमें कुछ चीज़ें लगती हैं, जैसे ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, उसे एसएचआरएनए डाइसर आके लगेगा। ठीक है, ये डुप्लेक्स को इस तरीके से बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ रिस्क प्रोटीन होगा, ये रिस्क आएगा, इससे बाइंड होगा, फिर एसआई एमआईआरएनए बाइंड होगा और इसको साइलेंस कर देगा। ठीक है, साइलेंट कर देगा। इसकी जब ज़रूरत होती है, कभी कभी प्रोटीन को ना बनाने की कोई गड़बड़ी हो गई प्रोटीन में, तो इसको साइलेंट कर दिया जाता है। ठीक, टारगेट और रिकॉग्निशन साइलेंसिंग का कैसे होता है, गाइड जो होता है स्ट्रैंड ऑफ एमआईआरएनए या एसआईआरएनए, वो रिस्क को डायरेक्ट करता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से, मतलब एमआरएनए का ये सीक्वेंस आप सबको मैंने बताया AUG, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, ये इससे गाइड करेगा कि यहाँ पे जाके तुम बाइंड करो। ये प्राइमरली 3' UTR रीजन पे, अनट्रांसलेटेड रीजन पे आके बाइंड होता है। बाइंडिंग ऑफ रिस्क टारगेट एमआरएनए कैन लीड, जब बाइंड हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जाओ एमआरएनए डिग्रेड करो। ये क्लीवेज ऑफ एमआरएनए करेगा बाई एर्गोनेट विथ प्रोटीन, प्रोटीन के साथ ये आर्गेनेट होगा और डिग्रेडेशन हो जाएगा एमआरएनए का, या ट्रांसलेशन रिपरेशन हो जाएगा, या इनहिबिट कर देगा ट्रांसलेशन को, इनिशिएशन एलोंगेशन को, और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होने देगा। इसी वजह से इसका साइलेंसिंग किया जाता है कि प्रोटीन की सिंथेसिस ना हो, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो टारगेट एमआरएनए आके टारगेट से बाइंड करेगा, क्लीवेज होगा और ये आके यहाँ पे रुक जाएगा या यहाँ पे साइलेंट कर दिया जाएगा इसको कि काम ना हो। तो होपफुली आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि ट्रांसलेशन क्यों होता है। अब रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन क्यों किया जाता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो आरएनए प्ले करता है क्रूशियल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन के रेगुलेशन और एक्सप्रेशन में। ये कंट्रोल करता है स्टेबिलिटी ऑफ एमआरएनए के ट्रांसलेशन के, स्टेबिलिटी को उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, कि अगर ज़रूरत नहीं है तो ना बने। ठीक, और ये परफेक्शन को शो करता है कि जीन जो मतलब जो उसके साथ काम होना है, जैसे कोई डेवलपमेंटल सिग्नल है, इन्वायरमेंटल में चेंज है, कोई सिग्नलिंग पाथवे है, तो ये सारी चीज़ों पे वो इनेबल करेगा कि वो काम अच्छे से हो। ठीक है, ये डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, मान लीजिए आपको कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आरएनए जो है इनेट इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है वायरल इन्फेक्शन के द्वारा। ये वायरल एमआरएनए को क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। मान लीजिए आपको कोई वायरल एमआरएनए, मतलब किसी वायरस का एमआरएनए, जैसे आपने कोरोना वायरस से तो आप सभी जानते होंगे कोरोना वायरस का एमआरएनए, तो आरएनए क्या करता है हमारी बॉडी में एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब हमारे सुरक्षा गार्ड, प्रोटेक्शन की तरह वर्क करता है। वो उसका जो एमआरएनए आएगा वो मेरी बॉडी में ना बनने पाए, क्योंकि अगर कोरोना का एमआरएनए बन जाता था तभी तो हमें क्या हो रहा था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा था, इतनी जल्दी से इन्फेक्शन हो रहा था। और सबको पता है कि आरएनए कितना अनस्टेबल है, इसी वजह से डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल यूज होता है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी पाई जाती है, उसमें मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। हमेशा एमआरएनए में मॉडिफिकेशन किया जाता है कि उसको स्टेबल रखा जाए, थोड़ा शांत रखा जाए।
तो इसी वजह से ये रोकता है कि कोई भी अनदर जो है पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, बाहर से कोई वायरल इन्फेक्शन हम लोग को आके इन्फेक्ट ना करे। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि एक क्विक रिवीजन आप ले लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा। बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो हमने रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन का पढ़ा इसके पहले लेक्चर में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में किस तरीके से होता है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, ट्रांसलेशन के लेवल पे रेगुलेशन कैसे होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इनिशिएशन फैक्टर, आरएनए बाइंडिंग प्रोटीन, आरएनए इन्फेरेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। देन हमने पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन पढ़ा जिसमें फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, यूबिक्विटिनेशन पढ़ा, ठीक है। फिर प्रोटीन फोल्डिंग पढ़ी हमने मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स की मदद से, उसके टाइप पढ़े, किस तरीके से चैपरॉन का काम क्या होता है, उसकी टाइप पढ़े। 70, 60 और 90 टाइप के होते हैं। HSP जिसको कि हीट शॉक प्रोटीन कहते हैं। इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन पढ़ा यूबिक्विटिन की मदद से, क्या यूबिक्विटिन काम करता है, प्रोटियोसोम क्या होता है। प्रोटियोसोम एक मशीनरी है जो 26S टाइप की होती है, जिसमें कोर प्रोटीन 20S होता है और ऊपर की कैप जो होती है वो 19S टाइप की होती है। फिर हमने साइलेंसिंग पढ़ा, किस तरीके से साइलेंसिंग होती है, साइलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, ये सब हमने पढ़ा। तो फुली ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि आज के लेक्चर में हमें बेसिकली जीन के रेगुलेशन के बारे में पढ़ना था कि जीन का रेगुलेशन किस तरीके से होता है, और ये जीन का रेगुलेशन आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए थैंक यू एवरीवन।